तो आपसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है का दस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक गांव लगता है अमलीडीह, और 13 मार्च की बात है। इसी गांव में एक नहर भी निकली है। तो एक शख्स था लगभग 40 से 50 साल का, इसी नहर के पास से जा रहा था। जाने के दौरान उसने देखा कि कुछ कुत्ते हैं, वो एक बोरे को देख के भूख रहे हैं, साथ ही उसको नोच रहे हैं। ये तमाम चीज़ जब वो शख्स देखता है, देखने के बाद उसके जहन में आया कि भाई चल के देखें क्या है। तो वो बोरे के पास जाता है। जाने के बाद जैसे ही बोरे के करीब जाता है, उसके बाद ध्यान से देखता है। उसने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद बदहवास वो चिल्लाता हुआ उधर से भागता है, गांव में जाता है। जाने के बाद कुछ और लोगों को बताता है। अब आसपास के तमाम लोग गांव के प्रधान के साथ उस जगह पे जाते हैं। जाने के बाद तमाम लोग जब उस बोरे को खोल के देखते हैं, देखने के बाद लगभग सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक लाश थी। लाश का सर था, हाथ था और पैर था, बाकी शरीर का हिस्सा नहीं था। अब ये चीज़ जब आसपास के लोग देखते हैं, देखने के बाद फ़ौरन हैरान परेशान पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भागी आई। आने के बाद जब पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद वो भी हैरान, क्योंकि नॉर्मली एक लाश मिलना अलग बात है और लाश के टुकड़े मिलना अलग बात। क्योंकि यहाँ पे केस फिर और बढ़ जाता है कि फिर बाकी टुकड़े कहाँ हैं वो मिले, साथ ही फिर टुकड़ों में है तो उसकी शिनाख्त कैसे हो, ये तमाम चीज़ें। पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। साथ ही इधर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं कि आखिर ये कौन है, क्या इसको कोई जानता है। अब आसपास के जब तमाम लोगों से पूछा कि कोई इसको जानता है, तो तमाम लोगों ने मना कर दिया। अब जब मना किया तो फिर पुलिस वाले और हैरान कि भाई अब आसपास की नहीं है तो क्या कहीं दूर से आई है, और अगर दूर से आई होगी तो मामला और चैलेंजिंग हो जाएगा। अब आसपास के तमाम इलाकों में भी इत्तला कर दिया गया कि एक महिला की डेड बॉडी मिली है। तो अगर किसी के घर की कोई महिला गायब हो, किसी के घर की कोई महिला मिसिंग हो, तो एक बार आए और बॉडी की शिनाख्त करें। अब ये चीज़ पुलिस वालों ने की तो उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद आसपास के इलाके की ही होगी और कोई ना कोई आएगा, बॉडी की शिनाख्त करेगा। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि आपको किसी पे शक है या फिर किसी पे कोई संदेह, डाउट, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई और बात। लेकिन पहला सवाल तो यही था कि आखिर अब बॉडी की पहचान कैसे हो। अब आसपास के इलाकों में पुलिस वालों ने इत्तला किया, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करवा दिया कि एक लाश मिली है और उसकी शिनाख्त करनी है। अगर किसी के घर की कोई महिला गायब हो तो घर वाले जाएं और थाने में बात करें। पुलिस वाले इतना करने के बाद इधर बॉडी का जो पोस्टमार्टम था वो हुआ। सिंपल बात थी कि मर्डर हुआ है, तभी बॉडी के टुकड़े हैं। 72 घंटे गुजर गए। पुलिस वाले अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। अब जब कोई आया नहीं तो फिर अब करें क्या। तो फिर उस महिला का पुलिस वालों ने जो कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे उनका अंतिम संस्कार करवा दिया और साथ ही इस फाइल को दर्ज कर लिया और साथ ही जांच पड़ताल अब शुरू करते हैं। और इतना यकीन हो गया था कि कोई आने वाला भी नहीं है। पुलिस वाले आसपास के तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, आसपास के तमाम इलाकों में पड़ताल करते हैं। 8-10 गांव के जितने प्रधान थे उनसे संपर्क करते हैं कि अगर कोई ऐसा हो जिसके घर की कोई महिला ना दिखाई दे रही हो, कोई ऐसा हो जो इस बीच गायब हो या फिर उसकी जो रवैये हैं वो चेंज हो, तो हमें बताएं। प्रधान लोगों से मदद और कुछ लोकल मुखबिर, कुछ लोकल इनपुट, उनसे मदद मांगने के बाद पुलिस वाले उम्मीद में कि शायद बात बन जाए, लेकिन बात बनी नहीं। देखते देखते पूरा मार्च महीना गुजर गया और पूरे इलाके की अच्छी सी तलाशी भी ली कि जहाँ लाश मिली थी कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज़, वो भी कुछ नहीं। जो कुछ कपड़े मिले थे ये हुआ कि चलो उनसे कुछ देख लिया जाए, कुछ मिल जाए, वो भी नहीं। साथ ही बॉडी की जो तस्वीरें थी उनको ठीक से एनालाइज़ किया गया कि कोई टैटू वगैरह कुछ उस टाइम हम मिसिंग कर गए हों, वो भी नहीं। यानी तमाम जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही, पुलिस वालों के हाथ खाली हैं। देखते देखते पूरा मार्च महीना गुजर गया, अप्रैल का महीना आ गया। अब तक पुलिस वाले अपने उस पूरे बालोद में
तमाम जगह पे पड़ताल कर चुके थे, तमाम संदिग्धों से पूछताछ कर चुके थे, लेकिन कहीं से कोई जानकारी भी नहीं मिली और कहीं से कोई सुराग नहीं। देखते देखते अप्रैल महीना भी गुजर गया। अब अप्रैल गुजर गया, पुलिस वाले फिर परेशान कि ये क्या है, 2 महीने गुजर गए, बॉडी की शिनाख्त हुई क्यों नहीं। जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। इधर कुछ अलग अलग मुखबिरों को और एक्टिव किया कि भाई देखो आसपास, हो सकता है परिवार वाले छुपा रहे हो। तो मुखबिरों को दौड़ाया कि पता करो कि तुम्हारे गांव में बड़े घर से लेके छोटे घर तक किसी भी घर की कोई महिला अगर ना दिख रही हो, कोई महिला जो ये गांव में सुनने में आ रहा हो कि कई महीने से मायके में हो, या फिर ये सुनने में आ रहा हो कि किसी के साथ बाहर गई हो, यानी पति के साथ कमाने उमाने गई हो, तो एक लिस्ट हमें मिलनी चाहिए। मुखबिरों ने यह भी कर दिया कि शायद कोई जानकारी मिले, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि फिर पुलिस वालों के हाथ खाली। यानी कायदे से कातिल कौन है, वजह क्या है, ये तो दूर की बात, अभी तक ये भी नहीं पता चला कि ये मरने वाली महिला कौन है। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। यानी मार्च में लाश मिली थी, अप्रैल यानी 1 महीना अप्रैल तक, और फिर मई 2 महीना, और जून 3 महीना, जुलाई का महीना आ गया। अब जुलाई का महीना जब आया, यानी चौथा महीना लग गया, तो जुलाई के महीने में जो वहाँ के एडिशनल साहब थे, यानी एडिशनल एसपी, जब उन्होंने देखा कि लोकल थाने वाले भी इस केस को नहीं सुलझा रहे या फिर नहीं सुलझा पा रहे, तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ अपना दिमाग लगाते हैं। अब उन्होंने भी पता करना शुरू किया और आसपास के तमाम ज़िलों में इत्तला किया कि कोई महिला गायब है या फिर कोई महिला जिसकी मिसिंग कंप्लेन हो, और साथ ही काम और किया। 13 मार्च को उस पूरे ज़िले में और उस सड़क के इर्द गिर्द जितने कैमरे थे, यानी आसपास तो थे नहीं, नहीं तो लोकल पुलिस तुरंत ही खंगाल लेती, 2-4-6 किलोमीटर में जितने कैमरे थे, ये हुआ कि एक बार इनको चेक कर लो, और साथ ही पूरे ज़िले में जितने मिसिंग कंप्लेन थे और अगल बगल के ज़िलों में जितने मिसिंग कंप्लेन थे, उनको भी खंगाल लो। अब ये 2 काम जब पुलिस वालों ने लगभग 3 महीने बाद किया, तब ऐसा लगा कि शायद बात बनेगी। दरअसल एक थाना लगता है डौजी लोहारा थाना। इसी डौडी लोहारा थाने से एक सूचना आती है, और सूचना एक मुखबिर देता है। दरअसल मुखबिर बताता है कि एक गांव है बकरी टोला, और इसी गांव में एक शख्स रहा करता था, स्वरूप धुर्रे। स्वरूप धुर्रे की जो पत्नी थी प्रमिला, पिछले कई महीनों से दिखाई नहीं दे रही, और इसको लेके पति परेशान भी है। हालांकि उसने कोई कंप्लेन वम्प्लेन नहीं की, लेकिन परेशान तो है। अब ये सूचना जब पुलिस वालों को मिली, तो पुलिस वालों को लग गया कि एक काम करते हैं, पहला एक महिला की कंप्लेन का मामला मिला, तो चलो फिर उसके घर पहले चलते हैं। इसके बाद पुलिस वाले प्रमिला के घर जाते हैं। जाने के बाद जो परिवार वाले थे उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी बहू गायब है। परिवार वालों ने कहा कि हाँ। उसके बाद फिर तस्वीर दिखाई, जो लाश की तस्वीर थी। परिवार वाले फ़ौरन पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी बहू की लाश है। अब 3 महीने बाद मरने वाली महिला का शिनाख्त हुआ था। अब बाकी कहानी क्या। अब कम से कम जब लाश की शिनाख्त हुई, पुलिस वाले पहले तो राहत की सांस लेते हैं, फिर पूछते हैं कि किसने मारा। अब परिवार वाले कहते हैं कि साहब हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं, उसको खोज रहे हैं, और कंप्लेन क्यों नहीं की। तो फिर परिवार वालों ने कहा कि हम बदनामी से डर रहे थे, और साथ ही पुलिस वालों ने अब डाउट किया परिवार वालों पे कि भाई कंप्लेन नहीं की तो इसका मतलब कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। तो जब डाउट किया और तमाम पहलू खंगाले, पड़ोसियों से पूछताछ करी कि भाई सास बहू का रिश्ता कैसे थे, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसे था, तो तमाम चीज़ें बिल्कुल पाक साफ मिली, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। लेकिन एक चीज़ पता चली, दरअसल जो बहू थी प्रमिला, इसका किसी से अफेयर था। तो किससे? तो पता चला कि दूर गांव में एक शख्स है दीपक साहब, उससे। और कहते हैं कि जो प्रमिला है वो स्वरूप से ज़्यादा उसके बारे में तो दीपक ही जानता था, क्योंकि स्वरूप बेचारा दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी, तो काम पे निकल जाता था, तो बाकी चीज़ें दीपक ही जानता था। अब पुलिस वालों ने कहा कि चलो उसको भी उठाते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने दीपक साहू को उठाया। जब दीपक साहू को उठाया और उससे तबीयत से पूछताछ करी, तो फिर एक ऐसी कहानी निकल के सामने आई, और कत्ल के बाद लाश ठिकाने लगाने के एक ऐसा तरीका निकल के सामने आया, जिसे जानने के बाद एक नॉर्मल इंसान अगर सच में सोच ले और कल्पना कर ले,
तो शायद शरीर में सिहरन पैदा हो जाए कि एक आदमी, नॉर्मल इंसान, इस तरह से कैसे कर सकता है। और यहीं से कहानी लगभग 2 साल पहले पहुंच गई। दरअसल 2 साल पहले इसी डौडी लोहारा थाने और इसी थाने क्षेत्र में जो गांव है बकरी टोला गांव, इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार का एक मुखिया जिसका नाम स्वरूप धुर्वे और उसकी पत्नी प्रमिला, माँ बाप, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से रहा करते। न किसी से कोई लड़ाई, न किसी से कोई झगड़ा, न कोई कलेश। स्वरूप धुर्वे बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। और इसी बीच उसे एक जगह नौकरी मिल जाती है, यानी दिहाड़ी पे ही जाना था, लेकिन घर से थोड़ा दूर जाना था। अब अक्सर जो स्वरूप धुर्वे था सुबह सुबह निकल जाता, शाम को आता, तो घर की सारी जिम्मेदारी अब बहू के ऊपर आ गई, यानी प्रमिला के ऊपर। तो प्रमिला भी बाहर निकलने लगी, बाहर कदम रखने लगी। और इसी दौरान उसकी मुलाकात दीपक साहू से हो जाती है। दीपक साहू सेठ आदमी, ठीक ठाक पैसा। प्रमिला पैसे को लेकर काफ़ी परेशान भी रहती थी, तो अक्सर दीपक इसकी मदद कर दिया करता था फाइनेंशली, यानी कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत हो तो दीपक उस पर स्टैंड लेता, कुछ पैसे देता। अब ये तमाम चीज़ें जब प्रमिला ने देखी तो उसे भी अच्छा लगा, धीरे धीरे अट्रैक्ट हुई। अट्रैक्ट होने के साथ साथ फिर धीरे धीरे ये हुआ कि दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार तो कहना ही गलत होगा, क्योंकि प्यार एक पवित्र चीज़ है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने लगे, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो। अब देखा जाए तो दोनों का रिश्ता भी गलत था, लेकिन गलत चीज़ों में ये कहते हैं कि इस गलत कामों में ईमानदारी सबसे ज़्यादा होती है। और ये बात सच भी है। जैसे आप हवाला का धंधा ही सोचिए कि किसी को आप 2 करोड़ रुपए यहाँ देते हैं और कहते हैं कि हवाला का 2 करोड़ रुपए आपको पहुँचाना है साउथ इंडिया में, चेन्नई में। तो आप यहाँ 2 करोड़ दे के चले आते हैं और शाम तक जो हवाला का एजेंट होगा यहाँ 2 करोड़ जब वेरीफाई कर देगा, तो जो उसका दूसरा एजेंट चेन्नई में बैठा होगा वो 2 करोड़ वहाँ उसको दे देगा पूरी ईमानदारी के साथ। ऐसा भी नहीं कि ये 2 करोड़ रुपए लेके भाग जाए, और ऐसा भी नहीं कि जो हवाला का दूसरा एजेंट वहाँ होगा वो 2 करोड़ लेके भाग जाए। तो पूरी ईमानदारी के साथ 2 करोड़ रुपए। तो गलत कामों में ईमानदारी सबसे ज़्यादा होती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ था। भले ही दोनों के रिश्ते गलत थे, लेकिन अब एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा, और ये भी था कि अगर बात करनी है तो सिर्फ मुझसे करो। ये चीज़ दीपक भी चाहता था और प्रमिला भी चाहती थी, लेकिन लॉजिकली दोनों ही ईमानदार नहीं थे। ऐसे ही 12 तारीख की बात है। 12 तारीख को दीपक प्रमिला को मिलने बुलाता है दिन में। हम दिन में बुलाता है, दीपक के घर प्रमिला जाती है। लगभग 2-4-6 घंटे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। गुजारने के बाद दीपक साहू इसको भेज देता है, प्रमिला वहाँ से चली आती है। इसी दौरान लगभग आधे घंटे बाद फिर से फ़ोन करता है और कहता है वापस आ जाओ। प्रमिला पूछती है क्या हुआ। दीपक ने कहा कि देखो यार, मेरा फिर से तुमसे मिलने का मन है, बस चली जाओ। प्रमिला ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। प्रमिला चली गई। जाने के बाद अब प्रमिला वहाँ पहुँचती है। खाने पीने और शराब वराब की भी व्यवस्था थी। दोनों मिलकर नॉनवेज खाते हैं, उसके बाद फिर शराब पीते हैं। पीने के बाद एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। उसके बाद प्रमिला चूँकि नशे में थी तो वहीं सो जाती है। अब दोनों रात की गहरी नींद में सो रहे हैं। सोने के बाद अचानक से दीपक साहू की नज़र खुलती है। खुलने के बाद उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है। अब नशीली आंखों से जब वो देखता है कि क्या हुआ, तो देखता है कि प्रमिला किसी से बात कर रही है। अचानक ये जब देखता है, शुरुआत में लगा कि पति है, लेकिन फिर पति इतनी रात को क्यों फ़ोन करेगा। फ़ौरन फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि कोई और शख्स है जिससे बात कर रही। अब ये चीज़ जब दीपक साहू देखता है तो मानो उसके गुस्से का कुछ ठिकाना ही नहीं। गुस्से में पूछता है कि कौन है। प्रमिला इधर उधर कहानी बताने लगती है। इसी बात पे जो दीपक साहू है नाराज़ होता है, और नाराज़ होने के बाद गुस्से में पीटना शुरू करता है। प्रमिला भी लड़ने लगती है। इसी दौरान गला दब जाता है, प्रमिला की मौत हो जाती है। अब जैसी मौत हुई, मौत होने के बाद अब ये डर गया, क्योंकि इसके हाथों से कत्ल हो चुका था। फिर इसने सोचा कि अब लाश का क्या करें। तो उसके लिए उसने फिर सोचा कि लाश को अगर ऐसे कहीं भी ठिकाने लगाएंगे तो शिनाख्त होगी, और शिनाख्त होगी तो दुनिया जानती कि इस महिला की मुझसे अफेयर है, तो फिर क्या करें। तो फिर जहन में आया कि लाश को ऐसे कर देते हैं कि कोई पहचान ही ना पाए। तो बाकायदा हंसिया लाता है। हंसिया वही, अगर कोई बहुत ना जानता हो हंसिया के बारे में तो समझिए कि जिससे खेतों में कटाई होती है। एक लगभग इतना बड़ा और टेढ़ा सा एक लोहे का यंत्र। तो हंसिया से, हंसिया कहें दराती कहें,
उससे अब शरीर के टुकड़े करना शुरू करता है। और आप सोच के देखिए कि एक इतनी बड़ी चीज़ से मोड़ के पैर के बीच में रख के वो अंगूठे से दबा के, जैसे घरों में सब्जी काटने वाला यंत्र उसका छोटा रूप हंसिया होता है, तो आप एक सीन सोचिए कि कैसे वो लाश को काट रहा होगा। सेम उसी तरीके से पूरी रात वो लाश को काटता है। काटने के बाद फिर सुबह 2 बोरी में पहली लाश लेके निकलता है, वहाँ से बालोद के पास इसी अमलीडीह के पास फेंक देता है और दूसरी लाश एक जंगल में फेंकता है। फेंकने के बाद तमाम खून वून साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद शुरुआत में काफ़ी एहतियात इसने बरती, लेकिन जब महीने 2 महीने 3 महीने गुजर गए और इधर किसी ने कानो कान खबर ना ली, पति को भी लगा कि शायद भाग गई होगी, तो फिर चूँकि चरित्रहीन तो थी, तो फिर पति ने भी कुछ किया नहीं। और इधर फिर दीपक भी रिलैक्स हो गया कि चलो किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन फिर पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते 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 यहाँ तक पहुँचते हैं, तब ये पूरी पहेली, ये पूरी कहानी निकल के सामने आती है। तो अब दीपक को गिरफ्तार किया गया है, देखते हैं क्या सज़ा होती है। अगर कुछ इसमें नई चीज़ होगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। और एक कहानी आपको सुनाई थी स्नैक बाइट वाला कि 6 बार काटा तो 7वीं बार हो गया, और सपने में आके उस सांप ने कहा भी है विकास दुबे से कि 9वीं बार काटूंगा तो तुम नहीं बचोगे, 8 बार तक तुम्हारी किस्मत साथ देगी, 9वीं बार तुम्हारी मौत होगी और तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। फिलहाल 7 बार उस सांप ने काट लिया है, 8वीं बार का इंतज़ार है और सबसे मुश्किल 9वीं बार का है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। और साथ ही क्रिकेट वाले चैनल को भी आप लोग प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोगों के ही दम पे मैंने उसको ओपन किया है, क्योंकि क्राइम का बहुत भरोसा नहीं कब तक चल रहा है कब तक ना चले। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।